हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। पढ़ाई आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। एंड माई सेल्फ सी एस चेतन मलिक, ऑल इंडिया रैंक होल्डर एट इंटर एंड फाइनल लेवल एंड एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल लेवल। एंड आई होप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। एग्जाम बिल्कुल पास आने वाले हैं। तो बच्चों ने मुझसे पूछा, सर एक बार ये भी एक्सप्लेन कर दो कि सर मैथ्स और इको में जो नेगेटिव मार्किंग होती है उसका फंडा क्या है। एक तो वो नेगेटिव मार्किंग किस तरीके से होती है और सर उससे कैसे बचें, क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए एग्जाम के अंदर कि हम अपनी नेगेटिव मार्किंग से बच जाएं। बिकॉज मैंने बहुत बच्चे ऐसे देखे जो नेगेटिव मार्किंग की वजह से फंस जाते हैं। तो आओ वीडियो को शुरू करते हैं। आज का मेन मुद्दा है नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचें या नेगेटिव मार्किंग का क्या फंडा होता है। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि एग्जाम खत्म होते ही हम लोग ग्रुप 2 की सीए इंटर की आपकी क्लासेस शुरू कर रहे हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। एंड बोथ ग्रुप्स की क्लासेस लाइव स्ट्रीमिंग होगी। घर बैठ के आप मोबाइल पे लैपटॉप पे देख सकते हैं, मोबाइल नेट के जरिए आप क्लासेस देख सकते हैं। और जिनकी क्लास मिस हो जाएगी उनको अनलिमिटेड व्यूज के साथ वही क्लास का बैकअप मोबाइल या लैपटॉप पे आपको मिलेगा, जो कि अनलिमिटेड व्यूज के साथ आप कभी भी देख सकते हैं। और पूरी वैलिडिटी उसकी रहेगी वन ईयर की। एंड फीस ऑल ओवर इंडिया रीजनेबल, जैसे कि हम हर बार करते हैं, सिर्फ 35,000 रुपीज में 7 सब्जेक्ट्स एक्सक्लूडिंग EIS SM आपको मिलेगा। यानी 5,000 रुपीज पर सब्जेक्ट। लाइव स्ट्रीमिंग, घर बैठ के क्लासेस आपको लेनी है। उसके बाद अनलिमिटेड व्यूज के साथ भी आपको हमारी ऐप के ऊपर क्लासेस मिल जाएंगी। एंड EIS SM इज 5,000 रुपीज एक्स्ट्रा, यानी 40,000 में आपको पूरे के पूरे 8 पेपर मिल जाएंगे। खैर आते हैं जी, हमारी नेगेटिव मार्किंग का क्या फंड है, उसके लिए क्या काम करना चाहिए। मैं एक एग्जांपल के जरिए आपको समझाऊंगा। हमेशा की तरह जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं, मुझे आदत है कुछ ना कुछ कहानियों के जरिए आपको चीजें समझाने की, तभी आपको अच्छे से समझ में आती है कहानी। तो एक एग्जाम्पल के जरिए बेटा मैं आपको समझाऊंगा कि नेगेटिव मार्किंग का क्या फंडा है। नेगेटिव मार्किंग का आपका फंडा क्या है, एक एग्जाम्पल के जरिए समझना जी। मान लो अब आपने एग्जाम्पल लेके चलते हैं, 90 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए। एग्जाम्पल, एक सेकंड रुको जरा, स्क्रीन को जरा क्लियर किया जाए। स्क्रीन को बेटा क्लियर किया जाए, एक सेकंड रुको जरा। ये बेचारा भी जानना चाहता है हमारा विजुअलाइजर कि नेगेटिव मार्किंग कैसे होती है, तो बेचारा घबरा रहा है नेगेटिव मार्किंग को देखकर। खैर एनीवेज, तो आओ जरा देखें नेगेटिव मार्किंग के फंडे। अगर मान लो आपने अटेम्प्ट किया और अटेम्प्ट किया आपने 90 क्वेश्चंस और नॉट अटेम्प्ट आपने 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट ही नहीं किए। पहले मैं आपको बता रहा हूं चेकिंग होती कैसे है। 90 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए और 10 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट ही नहीं किए, और टोटल जो आपके क्वेश्चंस हैं वो है 100 क्वेश्चंस। ठीक है जी, आपने 90 अटेम्प्ट किए और 10 अटेम्प्ट ही नहीं किए। अब आपकी मार्किंग कैसे होगी। 90 में से मैं मान के चलता हूं कि आपके 70 क्वेश्चंस करेक्ट हैं और 20 क्वेश्चंस इनकरेक्ट हैं। बहुत सिंपल है। अटेम्प्ट कितने किए, नॉट अटेम्प्ट कितने किए, अटेम्प्ट में से कितने करेक्ट हैं कितने इनकरेक्ट हैं। अब जितने करेक्ट हैं उसको आप 70 इंटू में 1 के हिसाब से अपने प्लस 70 मार्क्स लगा लीजिए। 70 इंटू में 1 के हिसाब से 70 मार्क्स लगा लीजिए। और जितने इनकरेक्ट हैं उसको 0.25 के हिसाब से मल्टीप्लाई कर दो 25 से, यानी 1/4। एक क्वेश्चन के लिए 1/4, तो आपके 20 इनकरेक्ट हैं, उसको 1/4 यानी 5 नंबर आप माइनस के अपने लगा लीजिए। 5 नंबर, तो आपने जो टोटल स्कोर किया दैट इज 65 मार्क्स। और जो अटेम्प्ट नहीं किए वो तो पहले ही क्या है, जीरो। वो तो पहले ही क्या है, जीरो। तो इस तरीके से आपकी चेकिंग होती है मैथ्स के और इको के एग्जाम में। अटेम्प्ट किए आपने, मान लो टोटल 100 क्वेश्चंस आएंगे आपको, अटेम्प्ट किए 90 और अटेम्प्ट नहीं किए 10। नॉट अटेम्प्ट उनको तो छोड़ ही दो। जितने आपने अटेम्प्ट किए उसमें से मान लो 70 करेक्ट हैं और 20 इनकरेक्ट हैं, तो जितने करेक्ट है उसको मल्टीप्लाई बाय 1 करके इंटू में 70 मार्क्स आपके ये हो गए, ये प्लस कर दो, ये प्लस में लगा लो। और जितने इनकरेक्ट है उसको 0.25 से मल्टीप्लाई करके माइनस में लगा लो। ये आपके 70 प्लस के और माइनस के 5 दैट इज 65 आपके मार्क्स आ जाएंगे आउट ऑफ 100। तो ये तो है जी आपका नेगेटिव मार्किंग का फंडा कि किस तरीके से आपके एग्जाम में चेकिंग होती है। अब दूसरी मेन मुद्दा आता है कि सर हमें इससे बचना कैसे चाहिए, हमें इससे बचना कैसे चाहिए, उसकी क्या टेक्निक रहनी चाहिए एग्जाम के अंदर, सर वो बताओ। अब ध्यान से समझना बेटा, मेरी कुछ एजम्पशंस हैं, मैं आपसे मान के चलता हूं। एजम्पशन के बेसिस पे थोड़ा सा आइडिया हमें लगाना पड़ेगा। मान लो कि मेरे को
जो आते हैं वो 50 क्वेश्चन आते हैं, लगभग 70 से या 50 से 60 कह लो क्वेश्चन मुझे आते हैं। कई बच्चों को 70 से 80 आते होंगे, कईयों को 80 से 90 आते होंगे, कईयों को 90 से 95 क्वेश्चंस आपको आते होंगे। मिनिमम क्राइटेरिया में लेके चल रहा हूं। अगर आपको मान लो, मैं मान के चलूं, अगर जो आपको आते हैं, जो आपको लगता है कि आपको आते हैं, आपको लगता है, जो कई बार ऐसा होता है ना, मुझे लगता है यार 10 के 10 मेरे ठीक है, वो मुझे लग रहा है, वो मुझे लग रहा है। अब ऐसे तो 100 क्वेश्चन जो बच्चा अटेम्प्ट करके आता है, ऑब्वियस बात है बच्चे की साइकोलॉजी से समझना, जो बच्चा कह रहा है कि ये मुझे आता है, ऐसा उसको लग रहा है कि आता है, क्या पता वो गलत हो। पेपर में तो आज तक सर मैंने 100 नंबर का पेपर हमेशा अटेम्प्ट किया अपने क्लास 12 तक, लेकिन 100 में से 100 तो नहीं आए। अगर सारी चीजें करेक्ट होती तो 100 में से 100 आते। हम करते वो हैं और हमें लगता वो है जो हमें लग रहा है। बेसिकली अगर मैं कह रहा हूं कि मुझे 60 क्वेश्चन आते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है कि 60 आते हैं, उसमें से भी तो कुछ गलती हो सकती है। तो अगर आपको 60 क्वेश्चन आते हैं मान लो, और 60 में से मैं कहता हूं आपके 20 भी गलत हो गए, मैं मान के चलता हूं ह्यूमन एरर। अगर मैं हमेशा, ये मेरी अप्रोच है, ये मेरी अप्रोच है, मैं थोड़ा सा काटने के प्रति, नंबर काटने के प्रति ज्यादा रहता हूं, जिससे कि हम लोग एक सेफ गेम में रहे, कभी भी हम ऐसे जोन में ना चले जाएं जो कि हमें नुकसान दे जाए। मान लो आपके 20 क्वेश्चन उसमें से गलत हो जाते हैं और 40 ठीक हो जाते हैं, तो ये 40 तो आपके नंबर आए ही आए, और जो 20 गलत हो गए, 5 कट भी गए, तो आपके हो गए 35 नंबर और आप हो गए जी फेल। तो ऐसे केसेस में आपको क्या करना चाहिए, जो बाकी 40 सवाल हैं, बाकी 40 सवाल, उसमें से कम देखो मुझे 5 नंबर की शॉर्टेज है, इसमें से अगर 20 गलत भी हो गए तो मुझे 20 सही भी करने हैं, मुझे 20 सही करने हैं, तभी मैं पास होऊंगा। और ये उस बच्चे के हालात हैं 100 में से जिसको 60 क्वेश्चन आते हैं, जिसको पेपर में कहूंगा नहीं आता, मेरे लिए बहुत मिनिमम स्टैंडर्ड है। तो जिस बच्चे के ये हालात हैं कि जिसको 60 ही आते हैं और 40 आ ही नहीं रहे, समझ नहीं आ रहे, आते ही नहीं है, तो उसके लिए खतरे से खाली होगा, खतरे से खाली नहीं होगा 20 से ज्यादा अटेम्प्ट करना। मतलब आपको मैक्सिमम 20 और अटेम्प्ट करने चाहिए, बाकी 20 को छोड़ देना चाहिए। क्योंकि आप अपना एक स्टैंडर्ड समझो कि जिस बच्चे को 100 में से 60 ही क्वेश्चन आते हैं, उसका स्टैंडर्ड क्या होगा, स्टैंडर्ड इन द सेंस कि उसकी तैयारी क्या होगी। किसी भी रीजन की वजह से हो सकता है उसकी तैयारी में कोई कमी रह गई हो, या कुछ भी हो सकता है, तो उसको मैक्सिमम 20 और अटेम्प्ट करने चाहिए, और वो वाले 20 ऑब्वियसली जिसमें उसको कॉन्फिडेंस एज कंपेयर टू अदर्स ज्यादा है। सर अब तीसरी बात, उन 20 को कैसे करें। देखो मैं हमेशा, ये मेरी अप्रोच है, मेरी अप्रोच क्या कहती है कि आपको हर सवाल में 4 ऑप्शंस होती हैं। पहली अप्रोच होती है हम चारों में से ठीक को ढूंढें, वो तो आप यहां ढूंढोगे, जो क्वेश्चन मुझे आता है इसका मतलब मुझे पता है, तो इसमें से पहली गलत, दूसरी, मैं तो करेक्ट ऑप्शन को ढूंढूंगा और वो ठीक कर दूंगा। लेकिन जिसमें मुझे 20 में तुक्का लगाना है, मुझे एक तुक्का लगाना है, मुझे हल्का फुल्का पता है, ज्यादा नहीं पता, बट आई एम नॉट श्योर, मुझे तुक्का लगाना है, तो वहां पे आपको क्या करना चाहिए कि जो ऑप्शन तो हो ही नहीं सकती पहले उसे एलिमिनेट करना चाहिए। जो ऑप्शन तो हो ही नहीं सकती पहले उसे एलिमिनेट करना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये ऑप्शन तो पक्का ही नहीं, और ये ऑप्शन तो पक्का ही नहीं हो सकती, ये आंसर तो हो ही नहीं सकता, इससे तो लेना देना ही नहीं है सवाल से, पहले उसको एलिमिनेट करना चाहिए। उससे क्या होगा कि आपके सामने 4 के बजाय 2 ऑप्शन रह जाएंगी, और उसको भी बार बार स्टडी करोगे तो करेक्ट होने के चांसेस 50% होंगे। लेकिन आप चारों में से कोई भी काटते नहीं हो तो करेक्ट होने के चांसेस ऑब्वियसली 25% रह जाएंगे। चारों में से अगर आपने पहले काटी नहीं ऑप्शन की, ये तो पक्का आंसर हो ही नहीं सकती, तो गलती से वो ना चुनी जाए। तो आपको ऐसे सवालों में क्या करना चाहिए कि पहले वो ऑप्शन काटनी चाहिए जो आंसर हो ही नहीं सकता। जितनी कम ऑप्शन के बीच में आपको चुनना पड़ेगा, उतना ज्यादा आपकी प्रोबेबिलिटी उस क्वेश्चन को ठीक करने की क्या होगी, ज्यादा होगी। तो आपके लिए क्या करना है, जिस बच्चे को 50 से 60 क्वेश्चन आते हैं वो पहले अपने उन 60 को तो ढंग से अटेम्प्ट करे। फिर मेरी ये एजम्पशन है कि उसमें मान लो ज्यादा से ज्यादा मेरे 20 गलत भी हो गए, तो मैं तो गया, लटक गया, मैं उसके बलबूते रह नहीं सकता, तो मुझे 20 में और तुक्का लगाना चाहिए। सर 40 में क्यों नहीं लगाना चाहिए? बेटा 40 में फिर लगाओगे और उसमें मान लो 1/3 आपके गलत हो गए, फिर आपको और समस्या हो सकती है। मेरे हिसाब से, मेरी सोच है, हो सकता है आपको 40 ठीक लग रहा है, आप 40 करके आए, आपकी अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी किस्मत है, उसमें कोई बात ही नहीं है। मेरे सोच के हिसाब से आपको 40 में से मिनिमम 20 अटेम्प्ट करने चाहिए जो आपको लगता है कि हाँ ये पक्का है। उसको कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए? पहले उसमें से वो ऑप्शंस काटो जो आंसर हो ही नहीं सकता, उसमें से वो काटो, इसमें आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी ठीक होने की। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना चाहिए। अब जिस बच्चे के 70 से 80 क्वेश्चंस उसको आते हैं, मान लो उसमें से अगर 20 गलत हो गए अगेन,
क्योंकि जो बच्चे 70 से 80 कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं कि मेरे को आते हैं, तो उसका तैयारी थोड़ी सी और अच्छी होगी। अच्छी तैयारी है तो उसके गलत होने के चांसेस भी फिर कम होंगे। जितनी कम तैयारी है उतने गलत होने के चांसेस ज्यादा हैं, जितनी ज्यादा तैयारी है उतने गलत होने के चांसेस आपके कम होंगे। तो इस तरीके से आपको ये सॉल्व कहानी करनी पड़ेगी कि अगर 70 से 80 क्वेश्चंस अगर आपको आते हैं तो मान के चलते हैं 20 गलत हैं और 60 सही हैं, तो 60 नंबर तो आपके आए ही आए, 5 नंबर कट गए, 55 नंबर आ गए और आप पास हो जाओगे। तो सर क्या हमें अगले 20 में तुक्का मारना चाहिए, नहीं मारना चाहिए? तो मैं ये कहूंगा ये आपकी ऑप्शन है, लेकिन 20 में से अगर आपको तुक्का मारना है तो मैक्सिमम 10 में मारना, इससे ऊपर मत जाना, इससे ऊपर मत जाना। और वो भी वो क्वेश्चन उठाना जिसमें थोड़ा कॉन्फिडेंस ज्यादा। और कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे अटेम्प्ट करना है बताओ जी, कैसे अटेम्प्ट करना है? सर जो ऑप्शंस पक्का है कि आंसर हो ही नहीं सकती, पहले हमें उन्हें काटना चाहिए, उससे आपकी ठीक होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। अब जिस बच्चे को 80 से 90 क्वेश्चंस आते हैं, कॉन्फिडेंट है वो कि मुझे आते हैं सर, मेरी तैयारी बहुत अच्छी है, अब मान के चलो 90 क्वेश्चंस में से उसके 20 गलत भी हो गए, तो 5 नंबर कटे और 70 सही भी हो गए, तो 70 नंबर आ गए, 65 उसका टोटल हो गया। बाकी 10 में अगर वो पंगे लेना चाहता है, क्योंकि अगर देखो उसके 10 के 10 गलत भी हुए तो 2.5 नंबर कटेंगे, तो कट भी गए तो उसका कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर बाई चांस 10 में से अगेन 10 में से अगर मेरे 6 ठीक हो गए और 4 गलत हो गए, तो 6 नंबर बढ़े और 1 नंबर कटा, तब भी 5 का फायदा, तो मेरा टोटल 70 हो जाएगा। तो आपको 10 के 10 भी अटेम्प्ट करना चाहो, मतलब तुक्के वाले क्वेश्चंस कम से कम अटेम्प्ट करो तो ज्यादा बेटर है। मतलब 70 से 80 वालों को 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए, 10 में से 10 से ज्यादा मत करो। 80 से 90 वालों को बचे ही 10 हैं तो 10 के 10 पूरे कर दो। और 50 से 60 वालों के लिए बचे 40 हैं और वो ऑलरेडी माइनस में जा सकते हैं, तो मैंने उनको बोला कि उनको रिस्क थोड़ा ज्यादा लेना पड़ेगा, इसलिए उनको 20 अटेम्प्ट करने चाहिए। जिसके 90 to 95 है कि मुझे आते ही आते हैं, उसको तो बाकी 5 भी अटेम्प्ट कर देने चाहिए। कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 5 में से अगर 2 गलत भी हुए तो आधा नंबर कटेगा, 3 मिलेंगे भी तो 2.5 नंबर आपके बढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से आपको नेगेटिव मार्किंग अपने पेपर को देखते हुए, हर किसी बच्चे के लिए एक जैसा हम सॉल्यूशन नहीं देख सकते कि यार तू भी जो बचे उसके आधे अटेम्प्ट कर दियो, तू भी जो सारे अटेम्प्ट कर दियो, तो कहते को सब में मार लेना चाहिए। ऐसी एजम्पशन हम हर बच्चे के लिए लगा के नहीं देख सकते। एक पेपर की एनालिसिस आपको करनी पड़ेगी कि मेरा ये पेपर अभी तक कैसा गया है, जितने क्वेश्चंस मुझे आते हैं उनके बलबूते मैं क्या पास हो जाऊंगा, उनके बलबूते क्या मेरे अच्छे नंबर आ जाएंगे। अगर मेरे 60 ही क्वेश्चन मुझे आते हैं, मैंने पहले वही करे जो मुझे आते थे, यार देख रहा हूँ 40 बज गए यार, और अगर 60 में से भी कोई गड़बड़ हो गई तो मेरा तो नुकसान है, मैं तो फेल हो जाऊंगा, और एक में फेल हुआ तो सब में फेल हो जाऊंगा। तो मुझे रिस्क तो देखो लेना पड़ेगा। और अगर आप 40 के 40 छोड़ आते हो तो आपके नुकसान होने के चांसेस ज्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन सर 40 में से अगर हम 20 करके आते हैं और मेरे 20 के 20 गलत हो गए तो बिल्कुल ठीक बात है, तो मेरे 4 नंबर और कटे। जिसके 20 में से 20 गलत हैं तो क्या पक्का है कि वो 60 में से 60 गलत नहीं हो सकते? आप ये भी समझो, जो कह रहा है कि सर मेरे 20 में से 20 गलत हैं क्योंकि मुझे नहीं आते, तो 60 में से भी फिर कितने गलत होने के चांसेस होंगे? वो तो फिर बिल्कुल ही गया। हर चीज का एक स्मार्ट वर्क, एक मेंटल लेवल आपको देखना पड़ेगा। 60 में से मुझे कितना कॉन्फिडेंस है, और वो भी कभी कभी क्या होता है, जैसे मेरे को लगता है कि ये क्वेश्चन ठीक है, वो मुझे लग रहा है ठीक है। अगर ऐसा हो जाए कि जो मुझे लग रहा है ठीक है असलियत में भी वो ठीक हो, तो जितने अटेम्प्ट करके उतने नंबर आने चाहिए, लेकिन आज तक बच्चों को ऐसा होता नहीं है। बहुत रेयर होते हैं ऐसे बच्चे, 100 में से 1 या 2 मैंने देखे हैं जो 80 अटेम्प्ट करके आते हैं तो 79 या 80 मार्क्स लेकर के आ जाते हैं, बिकॉज वो करते ही वही है जो उनको आता होता है। लेकिन मैंने आपको इसलिए कुछ एजम्पशंस लेके बताई कि आपको पेपर को देख के, पैटर्न को देख के समझना पड़ेगा कि आपको कितने रिस्क लेना चाहिए और कितना रिस्क नहीं लेना चाहिए। इससे नीचे अगर किसी को आते हैं कि सर मुझे तो सिर्फ 50 ही क्वेश्चन आते थे, हाफ सेंचुरी हुई मेरी, तो बेटा आपके लिए तो और रिस्क लेना पड़ेगा। बचे 50 में से कम 30 आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे कम से कम। और करने का तरीका वही है, जो ऑप्शन हो ही नहीं सकती पहले हमें उसे काटना चाहिए। ठीक है जी, तो ये आपकी कहानी है पूरी नेगेटिव मार्किंग की, कैसे आप उससे बच सकते हैं। स्मार्ट वर्क आपको पेपर में बैठ के उसी समय करना पड़ेगा, वहां पे आपको कोई गाइड करने के लिए नहीं होगा। इसीलिए मैंने ये वीडियो बना के आपको थोड़ा गाइड करने की कोशिश करेगी। वहां जाके थोड़ा सा 2 मिनट लगा के पेपर की एनालिसिस करना, 2 से 3 मिनट लगा के कि यार क्या करना चाहिए, कितना रिस्क मुझे लेना चाहिए। कई लोग बेवकूफी में सारा रिस्क ले आते हैं, 40 के 40 अटेम्प्ट कराते हैं, कई बिल्कुल नहीं करके आते। तो एक मिक्स मैच आपको करना चाहिए हमेशा, डिपेंडिंग अपॉन अभी तक का मेरा पेपर कैसा गया है। और आई होप चेकिंग सबको समझ में आ गई, बहुत सिंपल चेकिंग है। जितने आपने अटेम्प्ट करे उसमें से कितने करेक्ट कितने इनकरेक्ट, जितने करेक्ट हो इंटू में 1 करके प्लस में दे दो, जितने इनकरेक्ट है इंटू में 25 करके 0.25 करके माइनस में दे दो, प्लस माइनस करके आपका ये स्कोर बन जाएगा। ठीक है जी, पॉइंट क्लियर हो गया। एंड
आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने फ्रेंड से शेयर कर लेना जिसको नहीं पता नेगेटिव मार्किंग के बारे में, और चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही है। उसके बाद जैसे ही आपका एग्जाम खत्म होगा, हम लोग बहुत ग्रुप शुरू कर रहे हैं 21 से, और उसके बाद जनवरी वाले बच्चे उनके लिए आगे शुरू कर रहे हैं। तो अलग अलग टाइम पे हमारे बैचेस शुरू हो रहे हैं, लाइव स्ट्रीमिंग घर बैठ के ओनली एट 5000 रुपीज पर सब्जेक्ट। और एग्जाम खत्म होते ही आपको कैसे टाइम को मैनेज करना है, रिजल्ट तक की वेट नहीं करनी है, क्या करना है क्या नहीं करना है, मैंने उसके लिए भी एक वीडियो बनाई है, जो कि मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा। वो वीडियो जरूर देखना कि सीए फाउंडेशन एग्जाम अगर खत्म हो जाएगा तो उसके बाद आपको रिजल्ट तक अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, रिजल्ट से पहले कैसे टाइम को यूटिलाइज करना चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो मिलते हैं जी होपफुली सीए इंटर में, एंड सीए फाउंडेशन की रिविजनरी क्लासेस हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो भी साथ साथ आप देखते रहे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी आपको लिंक मिलेगा। एनरोलमेंट कराने के लिए नीचे नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, नीचे नंबर लिखे हैं, उस पर आप क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। एंड बहुत अच्छी अच्छी हमारे इस समय डिस्काउंट स्कीम्स चल रही हैं फॉर सीए इंटर लेवल एंड फाउंडेशन एज वेल, तो वो कॉल करके आप पता करें। मिलेंगे ऑब्वियसली सीए इंटर में, एंड होपफुली आप सीए फाउंडेशन एक बार में क्लियर कर जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, अच्छे से पढ़ो, रिवीजन करते रहो, बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना, तुम्हें सब कुछ आता है। इट ऑल डिपेंड्स कि हमारी क्या सोच है, किस कॉन्फिडेंस लेवल से हम लोग वहां जा रहे हैं। मुझे सब कुछ आता है, देखा जाएगा, ठीक है, तुम्हें सब कुछ आता है, इस कॉन्फिडेंस लेवल से हमें एग्जाम देने जाना है, एंड आराम से पास हो जाओगे। 11th-12th का सिलेबस है, कुछ भी इसमें नया। मिलते हैं जी सीए इंटर में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू।